और इस बीच मैं अगला पैनल मंच पर बुलाना चाहूँगी। मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अखिलेश के सिंघाई, जो कि डीन एकेडमिक्स हैं, LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल। ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। फिर मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर स्वप्निल अग्रवाल, डायरेक्टर एडमिशंस एंड मार्केटिंग ऑफ MIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर। दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अब हम इनसे ये जानेंगे कि और क्या नया करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक शिक्षक का बेहतर होना, ताकि वो एक छात्र का बेहतर भविष्य बना सके। प्रेरणा, मैं आपसे अब आपको हवाले करती हूँ, सवालों का सिलसिला शुरू करें। बहुत शुक्रिया कोमल, और आप भी आइए इस चर्चा में मुझे ज्वाइन करिए, और बहुत स्वागत करती हूँ सर आप दोनों का ही। समाज कल्याण में सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षा का, और आप लोग उसी क्षेत्र में उसके उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। डॉक्टर अखिलेश, पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा। LNCT लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, और किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। यानी कि अगर सालों से लोगों की पहली पसंद LNCT है, तो क्या कारण है इसके पीछे? थैंक यू प्रेरणा। आपने जो वर्ड यूज़ किया कंसिस्टेंसी, LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो स्लोगन है वो वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग द बेस्ट और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो एडमिशन के समय बात होती है कि प्लेसमेंट, हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट यदि पूछता है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या 4 साल बाद 3 साल बाद क्या स्कोप बनेंगे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको पहले दिन से ही इस तरीके से ग्रूम किया जाए ताकि जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में 3 साल या 4 साल बाद प्लेसमेंट की ज़रूरत उसको ना हो, कंपनियाज या एम्प्लॉयर उसके लिए बुलाने के लिए तैयार हों। तो ये कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से और रेगुलरिटी से शुरू करते हैं और प्रॉपर फॉलोअप करते हैं। हर बैरियर पे, हर स्टेज पे बैरियर्स बनाते हुए क्रॉस कराते हैं, ताकि सेमेस्टर पास करते हुए फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचने में उसकी वो जो रिक्वायरमेंट्स मार्केट की, एम्प्लॉयर की जो नीड्स हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंडस्ट्री, उस तरफ यदि स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो ऑलवेज द स्टूडेंट जो मार्केट में आने वाला है वो रेडी फॉर इंडस्ट्री होता है। बिल्कुल। और अब मैं सवाल करना चाहूँगी स्वप्निल अग्रवाल जी आपसे। थैंक यू। MIT यूनिवर्सिटी, हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नया किया जा रहा है, किस तरह से बच्चों को नया सिखाया जा रहा है, और इस क्षेत्र में और क्या किया जा रहा है, तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी। शुरुआत करेंगे। देखिए, MIT का जो मेन फोकस है वो केवल शिक्षा देना नहीं है। आज के टाइम में शिक्षा तो सभी यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, दे ऑल आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन। MIT चाहती है कि बच्चों में संस्कार भी दिए जाएं। तो जितने भी नवाचार आ रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो AI हो या जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, सब में डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वो तो हम देते ही हैं, क्योंकि हमारे पास फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे लेवल की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नॉन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। साथ में हम संस्कार को ज़रूर ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को आप एजुकेशनिस्ट तो बना सकते हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट तो बना सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसके संस्कार भटक गए तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं रहती है। तो नवाचार के साथ में हम संस्कारों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आप बिलीव करेंगे एक चीज़ पे कि इतना बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है, कई देशों में चला रहा है, लेकिन अभी भी संस्कार हम भारतीय पकड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, तो ओरिएंटेशन की जो प्रक्रिया है वो हम चालू करते हैं गायत्री हवन से, और गायत्री का पूरा एक स्टूडेंट जब गुरुकुल में आता है तो जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो इस कारण से जितने भी हमारे बच्चे हैं वो डेवलप तो होते ही हैं, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट भी लेके आते हैं, डोमेन डेवलपमेंट भी लेके आते हैं, अच्छी जॉब भी पाते हैं, साथ में संस्कार बहुत अच्छे पाते हैं, जिसमें आगे जाके वो एक अच्छे मानव बने। केवल इंडिया लेवल पे नहीं, बट विश्व लेवल पे भी हमारे कई बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो उनमें हम संस्कार भी इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसका बेनिफिट उनको अपने भविष्य में नज़र आता है। बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि मैं भी राजधानी भोपाल की ही निवासी हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं LNCT यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रही हूँ। शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा का जो तरीका है, उसमें समय के साथ परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक चीज़ में नहीं आया है, वो है LNCT की पहचान में। और ये पहचान शिक्षा की गुणवत्ता के साथ होती है। बदलते दौर के साथ उस गुणवत्ता को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? प्रेरणा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब बात करते हैं गुणवत्ता की, तो वैल्यू एडिशन के साथ साथ
रूटीन में जो इनोवेशंस होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक और फैकल्टी सेंट्रिक दोनों पार्ट लेके चलते हैं। स्टूडेंट को डेवलपमेंट से कैसे अवेयर किया जाए और फैकल्टीज़ को कैसे अपडेट किया जाए ताकि वो नई तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में स्टूडेंट को लर्निंग और टीचिंग दोनों मीडिया से डेवलप कर सकें। और जब स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए रेडी होता है तो उसके पास में वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कोई भी चीज़ उसके लिए पीछे ना हो, चाहे वो एआई का पार्ट हो, टेक्नोलॉजीज़ का हो, आउटसाइड वर्ल्ड का हो। जैसे एक एचएमटी का एग्जांपल था, एक ज़माना था कि एचएमटी घड़ी हर कोई पहचानता था, चूँकि वो उस रेस में नहीं आ पाया तो आज एचएमटी की पहचान मार्केट से ख़त्म हो गई। आपने जो क्वेश्चन किया एलएनसीटी के बारे में, तो लोगों की पहली पसंद एलएनसीटी सिर्फ इसलिए है कि इस बात से वो बेफिक्र होता है कि यदि एलएनसीटी में एडमिशन मिल रहा है मतलब क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो उसको मिलने वाले हैं। तो वो ये सोच के ही आता है कि एलएनसीटी का कोई भी कॉलेज होगा, यदि वो एंटर करता है तो एक अच्छा स्टूडेंट बन के ही निकलेगा और ओरिएंटेशन उसका जो प्लेसमेंट की तरफ होता है उसके लिए वो सिक्योर्ड होता है। बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक द एलएनसीटी बिकम्स द फर्स्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, प्लेसमेंट एक ऐसा शब्द होता है कि जैसा कि हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि 12th पास करने के बाद ही बच्चों के दिमाग में प्लेसमेंट शब्द बहुत ज़्यादा घूमता रहता है। स्वप्नल जी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब चिंता है जॉब की। वो चिंता बच्चों की किस तरह से दूर की जाए, उनको इतना कैसे तैयार कर दिया जाए कि वो चिंता उनके दिमाग में आए ही ना और प्लेसमेंट जो शब्द है उनको पता रहे कि हाँ अब क्या करना है। देखिए, नॉर्मली आज के टाइम में प्लेसमेंट केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे अपडेटेड होते हैं और जो बच्चे ज़माने के साथ में चलते हैं। प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिसेशन है, ये मैं तो ये बोलता हूँ कि प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में। अब एमईटी क्या करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली हम डे 1 से बच्चों को प्लेसमेंट के लिए तैयार करना चालू कर देते हैं। जो हमारा डोमेन सिलेबस है वो हम इंडस्ट्री रेडी सिलेबस तैयार कराते हैं, जिससे बच्चों को डायरेक्टली वही एजुकेशन मिले जो कि इंडस्ट्री में ज़रूरत है। इसके साथ में हमारे पास हमारी एक विंग है जिसको CRC कहते हैं, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, जिसका काम केवल ये होता है कि वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली, टाइमली, उनके कम्युनिकेशन में इजाफा करते हैं, उनके डोमेन नॉलेज में इजाफा करते हैं और साथ में उनको इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाते हैं। तो कई तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ को इन्वाइट किया जाता है। नॉर्मली एमईटी में लोकल कंपनीज़ को हम नहीं इन्वाइट करते हैं, सब नेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर अराउंड 297-299 कंपनीज़ एमईटी ग्वालियर में आई प्लेसमेंट के लिए और लगभग 90% के ऊपर हमारा प्लेसमेंट गया। हाईएस्ट पैकेज वाज अराउंड 45 lakhs। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को तैयार करते हैं कि वो डोमेन में अच्छे हैं, वो प्रेजेंटेशंस में अच्छे हैं, साथ में अच्छे कल्चर को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपनीज उनको सिलेक्ट भी करती हैं और अच्छे पैकेजेस भी देती हैं। तो 90% का अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। और एक और सवाल सर मैं ऐड कर देती हूँ इसी में कि एमईटी ग्वालियर, यहाँ पर कितने राज्य, कितने शहर ऐसे हैं जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? देखिए, एमईटी ग्वालियर में ज़रूर है, लेकिन हमारे पास लगभग ऐसा कोई पार्ट नहीं है इंडिया का जहाँ से बच्चे नहीं आते। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, मतलब मिडिल, सब जगह से हर तरीके के बच्चे आते हैं। और ख़ास करके हमारी कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होती है, उस स्क्रीनिंग को क्रॉस करते हुए बच्चे यहाँ पे आते हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छा इसमें एजुकेशन लेवल मिलता है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और सिक्योरिटी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ कि भाई सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड्स हैं या जो CCTVs हैं वो तो हैं, साथ में हमने इसमें एक आर्मी कल्चर भी डाला हुआ है जिसके अंदर मार्शल्स होते हैं। वो मार्शल्स का काम केवल पूरे कैंपस में घूमना और ऑब्जर्वेशन लेना होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए, वैसे तो एमईटी में ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब रैगिंग इज़ नॉट एट ऑल अलाउड वहाँ पे। रैगिंग का इवन अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर R देखें तो वो भी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है वहाँ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसके लिए। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं हमारे पास बिकॉज ऑफ दी एजुकेशन लेवल, साथ में अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा कल्चर मिलता है, बच्चों की बिगड़ने की संभावनाएं कम होती हैं और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। बिल्कुल। और डॉक्टर अखिलेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम बात करें नवाचार को लेकर,
ज़रूरी है नवाचार करना ताकि आगे बच्चा अपडेट होता रहे, उसको हर चीज़ पता चले। पुरानी चीज़ों से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी को लेकर बात करना चाहूँ, आगे क्या क्या नया देखने को मिलेगा, किस तरह से नई तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? नवाचार के लिए एलएनसीटी कैंपस में ऑलरेडी एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें प्रमोट किया जाता है कुछ नया करने के लिए। यदि वो उस स्टेज में आगे बढ़ते हैं तो फंडिंग के लिए प्रावधान होते हैं, स्टेज वाइज फंडिंग रहती है, किस लेवल तक उनका नवाचार मार्केट में आता है, पेटेंट के फॉर्म में लाके उसको कन्वर्ट करते हैं, यूटिलिटी तक जाता है, और यदि वो होता है तो सक्सेसफुली उसको स्केल अप करके मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, कोशिश ये होती है कि उन्हीं प्रैक्टिकल को पायलट प्लांट से लेके इंडस्ट्रियल लेवल जाने के लिए यदि वो कुछ नया इनपुट दे सकते हैं तो वो जो इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन होता है, जब वो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करके आते हैं तो उन्हीं कंसेप्ट्स को लेके नवाचार की तरफ प्रमोट करते हैं, ताकि इंडस्ट्री जो करंट टेक्नोलॉजी है उनको वो अपने कैंपस में और अपनी लैब में करने का प्रयास करें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं या उनके साथी जाते हैं तो उन कंसेप्ट्स को लेकर उस नवाचार का उपयोग करते हुए वो अपने कैरियर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। बिल्कुल। मैं स्वप्निल सर आपसे सवाल लेना चाहूँगी, और इससे पहले क्योंकि हमने तोमर सर से भी बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से छात्रों की अगर एक्सीलेंस है उनके पास तो कैसे उन्हें हम फीस में उनके कटौती करके उन्हें लाभ प्रदान करते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स किस तरह के हैं एमएटी में, मैं ये समझना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी बताया कि कितने मल्टीपल करोड्स ऑलरेडी स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। देर आर टू काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, दो तरीके की स्कॉलरशिप होती है यहाँ पे। एक तो ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप होती है कि जब एडमिशन होता है तब स्कॉलरशिप दी जाती है, और उसके बाद में कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप होती है। तो ऑन एडमिशन स्कॉलरशिप तीन तरीके की होती हैं, यूजी पीजी की भी होती हैं, कुछ पीएचडी में भी स्कॉलरशिप दी जाती है, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी कार्यरत हैं उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यूजी की जो स्कॉलरशिप है वो चालू होती है 12th के परसेंट के बेसिस पे, जो पीजी की है वो 12th और ग्रेजुएशन के परसेंट के बेसिस पे चालू होती है, और पीएचडी की हमारे यहाँ पे अगर कार्यरत व्यक्ति है तो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये पूरा मेरिट बेसिस पे है, इसमें कहीं भी कोई भी किसी तरीके की वो चीज़ नहीं है कि हम अपने मन से कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट पॉलिसी एमईटी में है ही नहीं है। अगर है तो स्कॉलरशिप पॉलिसी, और 100% तक है स्कॉलरशिप। अगर कोई बच्चा वाकई में मेरिटोरियस है और अगर बच्चे में पढ़ने की लगन है और अगर उसके परसेंटेज वो दिखा रहे हैं, तो कोई भी बच्चा एमईटी में आके अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो चारों साल वो 100% स्कॉलरशिप ले सकता है, अगर वो हमारे कट ऑफ में आ रहा है तो। फिर होती है कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप। तो हर साल कट ऑफ जनरेट होता है हमारा यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से, और अगर बच्चा कट ऑफ में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको स्कॉलरशिप अलॉट होती है, जिस कट ऑफ में आएगा उस हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी भी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप पे किसी या नंबर या क्वांटिटी पे कोई कैप नहीं लगा है। मतलब जितना बच्चा मैक्सिमम आएगा, जितना टैलेंटेड एंड मेरिटोरियस बच्चा यहाँ पे आएगा, हम उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। ये है। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश जी, एआई को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं और एक बार फिर से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत भ्रम भी है कि एआई आगे चलकर कई सारी नौकरियां खा जाएगा, बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन दूसरे इससे इतर हम देखते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में कितना फ़ायदा एआई के ज़रिए हमें मिल सकता है? एआई के बारे में जो ये बड़ी मिथ बनी थी कि नौकरियां कम हो जाएंगी या नौकरी खा जाएगा, हमारे पैनलिस्ट भी पहले बोल चुके हैं। इसको बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां बढ़ती जाना है एआई आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांसमेंट बढ़ता है। यदि एआई की बात करते हैं तो ये सिर्फ नोट्स बनाने या लेटर लिखने तक या कहीं थीसिस तक लिमिटेड नहीं है। जब सर्जरी की बात होती थी तो पहले माइक्रो सर्जरी तक लिमिटेशन होता था। आज एआई होने से ऐसी सर्जरीज पॉसिबल हैं जहाँ पे कि कोई टूल्स या कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती थी, वो एआई काम कर पाती है। ड्रग की टारगेटिंग का हो, ट्रीटमेंट का हो, डायग्नोसिस का हो, तो एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने एक नया प्लेस बनाया है जहाँ जो पॉसिबल नहीं है वो एआई से किया जा सकता है। अभी जो सिंदूर वाला ऑपरेशन था उसमें भी एआई ने अपना कमाल दिखाया। किसी भी एरिया में जाते हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी का हो, ड्रग का हो, ड्रग ट्रीटमेंट का हो, सर्जरी का हो, तो एआई अपने आप में एक बड़ा अहम बिंदु बन के रह गया है। और जो ये मिथ थी ये गलत है। एआई के इन्वॉल्वमेंट से टाइम बच रहा है, उस टाइम को सेव करके उसको मल्टीप्लाई करके उससे बेटर आउटपुट लिया जा सकता है। बिल्कुल। जब हम टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं, डेटा एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल देखने मिल रहा है कोर्स, बच्चे रुचि भी दिखा रहे हैं उसको करने में। दूसरी एक और चीज़ है सर,
हाँ, मुझे लगता है कि अब एल्गोरिदम पे भी ध्यान देना चाहिए। डेटा के साथ साथ अब अगर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कई ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एल्गोरिदम पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी आगे प्रयास करेगी? बिल्कुल, एआई से रिलेटेड जितने भी डाइवर्सन्स हैं उसमें, जैसे आपने एल्गोरिदम का बोला, वो ज़रूरी है, डेटा के बारे में ज़रूरी है। तो ब्रांचिंग जो थी पहले कंप्यूटर साइंस तक लिमिटेड हो जाता था, फिर आईटी आया, अब आईटी में भी इतनी ब्रांचेस बना ली हैं कि हर डिफरेंट ट्रैक पे जाने के बाद में जब उनको अगर कंबाइन करते हैं और सबका कॉम्बिनेशन निकलता है तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद में बड़ा बेहतर आउटपुट देते हैं। तो जैसे बोलते 1+1=2, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एआई के इन्वॉल्वमेंट से 1+1 इज़ लाइक 11। स्वप्निल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। एमिटी को लेकर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग जानते भी हैं, और किस तरह से भविष्य बच्चों का बेहतर बना रहे हैं ये भी आपके ज़रिए पता चला, तोमर सर के ज़रिए भी पता चला। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एमिटी के कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिसर हैं, ये थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, एमिटी तो अब केवल नेम नहीं है, इट्स ए इंटरनेशनल फेम, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू डिस्कस विद यू दिस। इंडिया में लगभग इनके 13 कैंपसेस हैं। एक कैंपस और नया इनका हैदराबाद में आ रहा है इस साल। फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो 10 कंट्रीज़ में आउट ऑफ इंडिया इनके कैंपसेस चल रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सब में इनके कैंपसेस हैं, और काफ़ी बड़े कैंपस है। जैसे अभी इन्होंने न्यूयॉर्क में रिसेंटली एक कैंपस अपना ओपन किया 170 एकड़ का। तो बड़े बड़े कैंपस लेके आ रहे हैं। ये केवल कैंपस लाना नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता को बनाए रखना इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। क्योंकि जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो केवल कैंपस ओपन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, आपकी जिम्मेदारी होती है कि इसको निभाना, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। और क्योंकि जो ये ग्रुप है ये एजुकेशनिस्ट का ग्रुप है, और इनके पास काफ़ी बड़े बड़े रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है जो कि इनके पॉलिसी मेकर हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें ये हर जगह अपनी गुणवत्ता को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तभी जाके आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं एमिटी में। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि लगभग 7 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, मतलब जो हमारे एल्यूमनाई हैं। तो वर्ल्ड का मुझे कहना चाहिए कि काफ़ी रिनाउंड ग्रुप ऑलरेडी ये हो चुका है। हमारे AGBS भी चलते हैं, एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल, जो कि अलग अलग मतलब सिटीज़ में हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं। स्कूल लेवल पे भी हम K-12 एजुकेशन में हैं। लगभग 25-27 के करीब हमारे कुछ स्कूल्स भी हैं, और भी नए स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एमिटी K-12 एजुकेशन से लेके पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम तक पूरी कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में उसकी गुणवत्ता को मेनटेन कर रहा है। इसी कारण से केवल इंडिया में नहीं बट वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, मोस्टली देशों में हमारे बच्चे हैं या तो पढ़ रहे हैं और या तो काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए बधाई आपको, क्योंकि कोई भारतीय संस्थान अगर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है तो वो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और क्योंकि मुख्य रूप से आज हम बात कर रहे हैं एमिटी ग्वालियर की, आपके साथ उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से और ऐसे कोर्सेज हैं जो कि एमिटी ग्वालियर की ओर से प्रोवाइड कराए जाते हैं? जर्नलिज्म फील्ड से मैं हूँ इसलिए मुझे इसकी जानकारी है सर, आगे आप मुझे बता दीजिए। और आगे भविष्य की योजनाएं क्या हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ईजाद किए जाएंगे यहाँ पर, ये भी बताइएगा। देखिए, लगभग 9 डिसिप्लिन्स हैं जिस पे हम कोर्सेज चला रहे हैं। कुछ फेमस कोर्सेज हैं जैसे बीटेक हो गया, बीटेक CSE काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। AI/ML जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, AI/ML हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब इसके सब पार्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज भी होते हैं, वो भी उसके अंदर चल रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि मैनेजमेंट की डिमांड काफ़ी मार्केट में होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी उसमें जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लॉ, हमारे यहाँ का लॉ बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि हाई कोर्ट की बेंच है ग्वालियर में एक्चुअली, तो जितने भी मोस्टली चीफ जस्टिस हैं वो बच्चों को एड्रेस करने के लिए वहाँ पे अपने ऑफ टाइम में आते हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा उससे एक्सपोजर मिलता है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, खास करके लॉ बच्चों के लिए। एक और स्ट्रीम है जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा, साइकोलॉजी। आज के टाइम में साइकोलॉजी का दौर बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं लेकिन मेंटल प्रॉब्लम आजकल सबसे ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। तो साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि RCI अप्रूव्ड होते हैं, जैसे MPhil की अगर मैं बात करूं, या PDCP प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूं, PGDRP की बात करूं, या
बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूं तो एमआईटी ग्वालियर फेमस इस स्ट्रीम में भी काफ़ी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमारे पास एक्चुअली फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। तो आरसीआई नॉर्मली इतनी आसानी से अप्रूवल देता नहीं है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए इन सब के अप्रूवल एमआईटी ग्वालियर के पास हैं और बच्चों का काफ़ी अच्छा रुझान है इस तरफ, काफ़ी उनको सहायता यहाँ पे मिलती है इस पर्टिकुलर डोमेन में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा मैं अगर कुछ और भी डिसिप्लिन्स की बात करूँ, जैसे फार्मेसी काफ़ी अच्छा कर रहा है, खास करके बायोटेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ का जो बायोटेक्नोलॉजी विंग है वो फेमस है नवाचार के लिए, जिसमें काफ़ी अनुसंधान अच्छे लेवल पे होता है, काफ़ी पेटेंट्स इनको मिले हैं। अभी जस्ट रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था IIITM ग्वालियर में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे को, हमारे यहाँ के बच्चे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेशन था इसमें, और मुझे लगता है कि लगभग 500 के ऊपर उसमें बच्चों ने शिरकत की थी, जिसमें हमारे बच्चे को वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन मिली है प्रोजेक्ट्स में। तो इस तरीके से जब हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन लेवल प्रोवाइड करते हैं, अच्छी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा हर कोर्स में आगे बढ़ता है। आज के टाइम में अगर हम ये बोलें ना कि कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा करेगा, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आर्ट्स का बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है, आज के टाइम में इंजीनियरिंग का बच्चा भी अच्छा कर सकता है, मैनेजमेंट का, लॉ का, हर स्ट्रीम इज़ गुड, लेकिन बच्चे के अंदर वो कौशल होना चाहिए और बच्चे को उस तरीके से ट्रेनिंग मिलना चाहिए जिससे वो अपना करियर बना सके। बिल्कुल, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको जो सफल व्यक्ति है उसका उदाहरण देते हैं, लेकिन इसके तरह मैंने ये भी सुना है कि जहां आपने असफलता पाई है उससे आप सीखिए ताकि आगे जाकर गलती ना करें। तो इसको किस तरह से आप बच्चों को समझाइएगा? इल्यूमिनाई का एग्जाम्पल सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है तो वो अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सीनियर्स के चेन में होता है, और फाइनल होते होते जब वो पास होकर निकलता है तो कहीं ना कहीं उसको पहचानता है। जब एग्जाम्पल देना होता है, सबसे ईजी एग्जाम्पल हो जाता है उनके इल्यूमिनाइज के बारे में, कि सी हाउ ही हैज़ बीन प्लेस्ड मे बी एट नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल, जहाँ वो पहुँचा है। यदि उसका कंपेरिजन या उसका एग्जाम्पल देते हैं तो जब उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो नेचुरली जो जूनियर्स होते हैं दे ट्राई टू फॉलो दैट आइडियल, कि हाँ हमारे सीनियर्स इस जगह पहुँचे हैं तो जैसा रास्ता उन्होंने तय किया था हम उस रास्ते पे चलते हैं। उसमें जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमारे सीनियर्स ने, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल का हो, सॉफ्ट स्किल्स का डेवलपमेंट हो, इंटर्नशिप का काम किया हो, डेवलपमेंट के लिए बाहर गए हों, ट्रेनिंग की हो, प्रोजेक्ट्स किए हों, पेटेंट किए हों, तो वो उनके लिए एक गाइडेंस के लिए पाथ बन जाता है, और वो जो मिशन है उनके लिए आगे तक उस पर्टिकुलर विज़न के लिए क्लियर करता है, और एक बड़ा जो गोल रहता है उनका वो फर्स्ट ईयर से सेट हो जाता है इल्यूमिनाई को देखते हुए। फॉर दैट भी इल्यूमिनाई जो सेल हमारी है उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो हर एक अल्टरनेट ईयर कोशिश करते हैं इल्यूमिनाई मीट करते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो इल्यूमिनाई जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं फील्ड के, और जब वो कम्युनिकेट करते हैं कि व्हाट आर द नीड ऑफ द फील्ड, मे बी इंडस्ट्री और एनीवेयर जहाँ वो प्लेस होते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है उनको आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, अगर किसी संस्थान में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ का कोई सीनियर ऐसा है जिससे कि बहुत अच्छा काम किया हो या अपने भविष्य में, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हो, तो उसका प्रभाव उन छात्रों पर ज़रूर पड़ता है। स्वप्निल जी, मेरा इसी तरह का सवाल आपसे भी रहेगा कि क्योंकि इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कई युवा भी देख रहे हैं, कई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और उन पेरेंट्स और युवाओं को आपकी ओर से क्या संदेश होगा? देखिए, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ट्रेडिशनल वे में मत जाइए आप, क्योंकि आज के टाइम में आपके टैलेंट को देखा जाएगा। आपका टैलेंट आपको तब मिलेगा जब आप उसको ज़ील से करेंगे, और ज़ील तब आती है जब आप अपने मन से कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट में, आपका जिस कोर्स में मन जाता है कि मुझे ये करना है, आप उस तरफ आगे बढ़िए। बिल्कुल भी ट्रेडिशनल वे में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फादर डॉक्टर हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, या मेरे फादर इंजीनियर हैं तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। ये ज़रूरी नहीं है। मैं सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल हूँ, मेरे घर में सभी डॉक्टर हैं लेकिन मैं मैनेजमेंट फील्ड में हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल 2 ही चीज़ या तीन ही चीज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जिस चीज़ में स्ट्रांग है, आप पहले खुद को पहचानिए कि मेरी स्किल, मेरा कौशल किस चीज़ में है, और आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़िए। फिर आप देखिए कि आप कितना कमाल करेंगे। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, अपने संस्कारों को मत भूलिए आप, क्योंकि संस्कार ही एक वो चीज़ होती है जो कि आपको आपके जीवन में हमेशा हेल्प करती है।
आप किसी भी पोजीशन में रहें, अगर संस्कार आपके अच्छे हैं तो आप उस पोजीशन में 100% सफल होंगे और आप ग्रो करेंगे। तो केवल हमें पैसा ही नहीं कमाना है, हमें केवल एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ही नहीं बनना है, बट इन दोनों के होने के साथ साथ हमको एक संस्कारित व्यक्ति भी होना है, जिससे लोग हमको हमारे मरने के बाद भी याद रखें। ये आपने बहुत सही बात कही। और संस्कारों के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ज़रूर सफल होते हैं। बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी और डॉक्टर अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों को इतना मोटिवेट करने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर और आगे छात्रों को किस तरह से बेहतर भविष्य बनाना है, उनको किस तरह से और अच्छा करके हम जागरूकता के साथ बढ़ा सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आगे भी हम कुछ और सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। प्रेरणा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया कोमल। और शिक्षा के क्षेत्र में साक्षर होने से ज़्यादा शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, इस विषय पर हमने चर्चा की कि शिक्षित होना अगर आप कह रहे हैं तो बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है, तब वो साक्षर नहीं शिक्षित कहलाएगा।